Student, today I shall tell you about John Milton. Lifetime 1608 to 1674. Worth December 9, 1608. Bread Street, Cheapside, लंदन, इंग्लैंड. डेथ हुई थी इनकी नवंबर 8, 1674, एज्ड 65, वन हिल, लंदन, इंग्लैंड. Parents, his father was John Milton and his mother was Sarah Jeffrey. Education, St. Paul's School, London, University of Cambridge and Christ College, Cambridge. Spouses, इनकी 3 बीवियाँ थीं. 1642 मैरी पॉवेल, 1656 कैथरीन वुडकॉक, 1663 एलिजाबेथ मेंसुल. Occupation, a related Elizabethan poet, pamphleteer, historian. Pamphleteer means वाद करना, historian means इतिहासकार, and a civil servant for the Commonwealth of England. इंग्लैंड की राष्ट्रमंडल के ये सिविल सर्वेंट थे अंडर ओलिवर क्रॉमवेल. पीरियड रहा इनका 1625 टू 1660. इज नोन एज एज ऑफ मिल्टन. मिल्टोनिक एज के नाम से इनका पीरियड जाना जाता है. सर्वे ऑफ द ऑथर्स लाइफ. हिज फादर वाज ए स्क्रीवेंजर बाय ट्रेड, ए पर्सन हुज जॉब is to be able to read and write, who also dabbles as a composer of church music. उनके पिता पेशे से लेखक थे. एक ऐसा व्यक्ति जिसका काम पढ़ना लिखना होता है, जो चर्च संगीत के संगीतकार के रूप में भी काम करते हैं. On account of his middle stature, with auburn hair and an oval face with grey eyes and fair complexion, Milton was called Lady of the Christ. अपने माध्यम कद, भूरे बालों, अंडाकार चेहरे, भूरी आँखों और गोरे रंग के कारण मिल्टन को लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहा जाता था. In 1620, at the age of 12, Milton enrolled at St. Paul's School in London. 1620 में 12 वर्ष की आयु में मिल्टन ने लंदन के सेंट पॉल स्कूल में दाखिला लिया. His first datable compositions were 2 psalms done at age 15 at Long बेनिंगटन. उनकी पहली दिनांकित रचनाएं 15 वर्ष की आयु में लॉन्ग बेनिंगटन में किए गए 2 भजन थे. In 1626 he got suspended from college after an argument with his tutor William Chappell. 1625 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में दाखिला दिलाया गया. 1626 में अपने शिक्षक विलियम चैपल के साथ विवाद के बाद उन्हें कॉलेज से निलंबित कर दिया गया. He returned to his family in London and began to write his first poetry. He eventually went back to Cambridge. This time he was assigned a new tutor, Nathaniel Tovey. वह लंदन में अपने परिवार के पास लौट आए और अपनी पहली कविता लिखना शुरू की.
अंततः वह कैम्ब्रिज वापस चले गए। इस बार उन्हें एक नया शिक्षक नाथेनियल टोबी नियुक्त किया गया। ऑन दिसंबर 25, 1629, at the age of 21, he composed the Ode on the morning of Christ's Nativity on Christmas morning at Cambridge. His epitaph on the admirable dramatic poet William Shakespeare was also composed during these days. 25 दिसंबर 1629 को 21 वर्ष की आयु में उन्होंने कैम्ब्रिज में क्रिसमस की सुबह ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी नामक कविता की रचना की। प्रशंसनीय नाटकीय कवि डब्ल्यू विलियम शेक्सपियर पर उनकी समाधि लेख की रचना भी इन्हीं दिनों हुई थी। His first published poem was on Shakespeare, 1630, anonymously included in the second folio edition of William Shakespeare. उनकी पहली प्रकाशित कविता शेक्सपियर पर थी 1630, जिसे गुमनाम रूप से विलियम शेक्सपियर के दूसरे फोलियो संस्करण में शामिल किया गया था। He took his BA degree on March 26, 1629, his MA on July 3, 1632. He then went to live with his parents on their country estate at Horton, where his father had retired a short time ago. उन्होंने 26 मार्च 1629 को BA की डिग्री तथा 3 जुलाई 1632 को MA की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वह अपने माता पिता के साथ हॉर्टन स्थित उनके पैतृक घर में रहने चले गए, जहां उनके पिता कुछ समय पहले ही लौटे थे। His both the Mask, Arcades and Comus were composed for novel patrons and performed in 1632 and 1634 respectively. Comus argues for the virtuousness of temperance and chastity. उनके दोनों मस्जिद आर्केड्स और कॉमस महान संरक्षकों के लिए रचे गए थे और क्रमशः 1632 और 1634 में प्रदर्शित किए गए थे। कॉमस संयम और दंड की सद्गुणता के पक्ष में तर्क देते हैं। इन अप्रैल 1637 his mother Sarah Jeffrey Milton died and was buried in the town of Horton. अप्रैल 1637 में उनकी मां सारा जॉफरी मिल्टन की मृत्यु हो गई और उन्हें हार्टन शहर में दफनाया गया। In November 1637, he wrote the poem Lycidas as a pastoral elegy for his friend Edward King. नवंबर 1637 में उन्होंने अपने मित्र एडवर्ड किंग के लिए एक देहाती शोक गीत के रूप में लिसिडास नामक कविता लिखी। In 1638, in the spring, he set out for a tour of France, Switzerland and Italy. He was forced to return home in July 1639 as rumors swelled of civil war in England. 1638 के वसंत ऋतु में वह फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली की यात्रा पर निकले। जुलाई 1639 में इंग्लैंड में गृह युद्ध की अफवाह फैलने के कारण उन्हें घर लौटने पर मजबूर होना पड़ा।
In July 1639, he composed the poem Epitaphium Damonis as an elegy for his best childhood friend Charles Diodati, who died during Milton's European tour. 1639 में ही उन्होंने अपने बचपन के सबसे अच्छे मित्र चार्ल्स डियोदती के लिए शोकगीत के रूप में एपिटाफियम डेमोनिस नामक कविता की रचना की, जिनकी मृत्यु मिल्टन के यूरोपीय दौरे के दौरान हो गई थी। 1642 at the age of 34, he married 17-year-old Mary Powell. The match was not a good one, and Mary soon returned to her family's home. Despite the acrimonious start to their 10-year marriage, the couple eventually conceived 3 daughters and a son. 1642 में 34 वर्ष की आयु में उन्होंने 17 वर्षीय मैरी पोवेल से शादी की। यह जोड़ी अच्छी नहीं थी और मैरी जल्द ही अपने परिवार के घर लौट आई। अपने 10 साल के वैवाहिक जीवन की शुरुआत में कटुता के बावजूद दंपति को अंततः 3 बेटियां और 1 बेटा हुआ। In 1643, unhappy in his marriage, he wrote a pamphlet condemning England's divorce laws entitled Doctrine and Discipline of Divorce, followed by the judgment of Martin Bucer, Tetrachordon and Callisterian. The so-called divorce tracts earned Milton the derisive nickname Milton the Divorce. 1643 में अपने विवाह से नाखुश होकर उन्होंने इंग्लैंड के तलाक कानूनों की निंदा करते हुए एक पुस्तिका लिखी, जिसका शीर्षक था तलाक का सिद्धांत और अनुशासन, जिसके बाद उन्होंने मार्टिन बुसर, टेट्राकॉर्डन और कोलास्टेरियन का निर्णय लिखा। तथाकथित तलाक ट्रैक्ट के कारण मिल्टन को उपहासपूर्ण उपनाम तलाककर्ता मिल्टन मिला। In 1644, after the Stationers' Company attempted to censor Milton's judgment of Martin Bucer, he published the impassioned tract Areopagitica in support of a free press. 1644 में जब स्टेशनर्स कंपनी ने मिल्टन के मार्टिन बूसर के निर्णय को सेंसर करने का प्रयास किया, तो उन्होंने स्वतंत्र प्रेस के समर्थन में एक भावुक ग्रंथ एरियोपैजिटिका प्रकाशित किया। In 1647 his father John died. 1647 में उनके पिता जॉन की मृत्यु हो गई। On January 30, 1649, King Charles I was publicly beheaded, ushering in a republican government led by Oliver Cromwell. Milton supported the removal of the king. 30 जनवरी 1649 को राजा चार्ल्स प्रथम का सार्वजनिक रूप से सिर कलम कर दिया गया, जिसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल के नेतृत्व में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। मिल्टन ने राजा को हटाने का समर्थन किया। In 1649 the Tenure of Kings and Magistrates 1649 was published, in which he defended the right of people to execute a guilty sovereign, Charles I, whether tyrannical or not.
Chiefly due to this work, he was appointed secretary for the foreign tongues to Cromwell's government. He received a salary and lodgings at Scotland Yard in October 1649. He published Iconoclasts, an explicit defense of the regicide in response to the icon Vesey, like a phenomenal bestseller popularly attributed to Charles I, that portrayed the king as an innocent Christian martyr. 1649 में राजाओं और मजिस्ट्रेटों का कार्यकाल 1649 प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने लोगों के एक दोषी सम्राट चार्ल्स फर्स्ट को मृत्युदंड देने के अधिकार का बचाव किया, चाहे वह अत्याचारी हो या नहीं। मुख्यतः इस कार्य के कारण उन्हें क्रॉमवेल की सरकार में विदेशी भाषाओं का सचिव नियुक्त किया गया। उन्हें स्कॉटलैंड यार्ड में वेतन और आवास मिलता था। अक्टूबर 1649 में उन्होंने इकोनोक्लास्ट प्रकाशित किया, जो राजा की हत्या का स्पष्ट बचाव था। यह इकोन बेसिलिक के जवाब में था, जो एक अभूतपूर्व बेस्ट सेलर था, जिसका श्रेय लोकप्रिय रूप से चार्ल्स फर्स्ट को दिया जाता है, जिसमें राजा को एक निर्दोष ईसाई शहीद के रूप में चित्रित किया गया था। In February 1652, after years of diminishing eyesight, likely caused by glaucoma, Milton became totally blind. फरवरी 1652 में संभवतः ग्लूकोमा के कारण दृष्टि में कमी आने के कई वर्षों बाद मिल्टन पूरी तरह से अंधे हो गए। On May 5, 1652, his wife Mary died 3 days after giving birth to the couple's 4th child, daughter Deborah. His young son John died soon after. 5 मई 1652 को उनकी पत्नी मैरी की चौथी संतान बेटी डेबोरा को जन्म देने के 3 दिन बाद मृत्यु हो गई। उसके छोटे बेटे जॉन की शीघ्र ही मृत्यु हो गई। On November 12, 1656, he married his second wife, Catherine Woodcock. 12 नवंबर 1656 को उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी कैथरीन वुडकुक से विवाह किया। On February 3, 1658, his second wife, Catherine Woodcock, died 4 months after giving birth to the couple's only child, a daughter named Catherine. Soon after, the baby girl died as well. 3 फरवरी 1658 को उनकी दूसरी पत्नी कैथरीन वुडकॉक की दंपत्ति की एकमात्र संतान कैथरीन नाम की पुत्री को जन्म देने के 4 महीने बाद मृत्यु हो गई। इसके तुरंत बाद बच्ची की भी मृत्यु हो गई। In 1659, following the restoration of Charles II to the English throne, he was arrested and imprisoned for about 2 months. 1659 में चार्ल्स द्वितीय के अंग्रेजी सिंहासन पर पुनः आसीन होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 2 महीने तक जेल में रखा गया। In 1663, over the objection of his daughters, he married his third wife, Elizabeth Minshull.
1663 में अपनी बेटियों की आपत्तियों के बावजूद उन्होंने अपनी तीसरी पत्नी एलिजाबेथ मिन्सुल से विवाह किया। On 27th April 1667, he sold the publication rights of Paradise Lost to publisher Samuel Simmons for fifth, with the further fifth to be paid if and when each print run of between 1300 and 1500 copies sold out. The first run, a quarto edition priced at 3 shillings per copy, was published in August 1667 and sold out in 18th month. The poet and critic John Dryden was said to have remarked, "This man cut us all out, and the ancients too." On 27th April 1667 कि अप्रैल महीने में उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के प्रकाशन अधिकार प्रकाशक सैमुअल सिमन्स को $5 में बेच दिया तथा 1300 से 1500 प्रतियों के बीच प्रत्येक प्रिंट रन के बिक जाने पर $5 का अतिरिक्त भरने को कहा। पहला संस्करण 3 शिलिंग प्रति की कीमत वाला क्वार्टो संस्करण अगस्त 1667 में प्रकाशित हुआ और 18 महीनों में बिक गया। कवि और आलोचक जॉन ड्राइडन ने कहा था, यह आदमी हम सभी को और प्राचीन लोगों को भी बाहर कर देता है। He followed up Paradise Lost with its sequel Paradise Regained, published alongside the tragedy Samson Agonist in 1671. On November 8, 1674, he died of gout and was buried in St. Giles Church in the Cripplegate neighbourhood of London. A memorial to him was placed in the Poets' Corner of Westminster Abbey. उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के बाद इसका दूसरा भाग पैराडाइज रिगेंड प्रकाशित किया, जो 1617 में ट्रेजेडी सैमसन एगोनिस्टस के साथ प्रकाशित हुआ। 8 नवंबर 1674 को गाउट से उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें लंदन के क्रिपलगेट पड़ोस में सेंट चाइल्ड्स चर्च में दफनाया गया। वेस्टमिंस्टर एब्बे के कवि कोने में उनका एक स्मारक रखा गया था। नोट: जॉन मिल्टन यूज्ड टू कंसीडर एडमंड स्पेंसर हिज मास्टर इन पोएट्री। जॉन मिल्टन एडमंड स्पेंसर को कविता में अपना गुरु मानते थे। मेजर वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन: जॉन मिल्टन के कार्य, पोएट्री एंड ड्रामा। 1631 एल एलिग्रो, 1631 सेकेंड पेंसेरोसो, 1634 कॉमस ए मास्क presented at Ludlow Castle, 1637 Lycidas, 1645 poems of John Milton, both English and Latin, 1655 on the late massacre in Piedmont, 1667 में Paradise Lost, 1671 Paradise Regained, 1671 Samson Agonistes, 1673 poems and upon several occasions। प्रोज में हैं 1641 of Reformation, 1641 of Prelatical Episcopacy, 1641 animated versions,
1642 the region of church government urged against prelacy. 1642 apology for Smectinus. 1643 doctrine and discipline of divorce. 1644 judgment of Martin Bucer concerning divorce. 1644 में of education. 1644 में Areopagitica. 1645 Tetrachordon. 1645 Cholesterian. 1649 में द टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट. 1649 में इकोनोलेस्टेस. 1651 में डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकैनो फर्स्ट डिफेंस. 1654 में डिफेंसियो स्कुंडा सेकंड डिफेंस. 1659 में ए ट्रीटाइस ऑफ सिविल पावर. 1659 में द likeliest means to remove hirelings from the church. 1660 में the ready and easy way to establish a free commonwealth है. 1660 में brief notes upon a late sermon. 1669 में Acadians commenced grammar. 1670 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन. 1672 में आर्टिस्ट लॉजिकी प्लेन्योर इंस्टीट्यूट आर्ट ऑफ लॉजिक. 1673 में ऑफ ट्रू रिलीजन. 1674 पिस्टल फैमिलीराइज. 1674 Prolusions. 1682 a brief history of Moscovia and other less known countries lying adverts of Russia as far as Cathay gathered from the writings of several eyewitnesses. 1823 में The Doctrina Christiana. Popular sonnets of Milton on his blindness, on his deceased wife, to Mr. Lawrence, to a virtuous young lady, to the Lord General Cromwell, on the late massacre in Piedmont, to Mr. Cyrus Skinner upon his blindness. When the assault was intended to the city, on his being arrived to the age of 23. Short notes on his major works. El Allegro is a pastoral poem by John Milton, published in his 1645 collection, The Poems of John Milton, both English and Latin. एल एलिग्रो जॉन मिल्टन द्वारा लिखित एक देहाती कविता है जो उनके 1645 के संग्रह द पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन में प्रकाशित हुई, जो अंग्रेजी और लैटिन दोनों में है. एल एलिग्रो, which means the happy man in Italian, is a companion piece to all Penseroso, the melancholy man. Throughout the poem, the speaker directs his words to various Greek gods and personification. एल एलिग्रो, जिसका इतालवी में अर्थ है खुश आदमी. सेकंड पेंसेरोसो का मतलब उदास आदमी का एक सहयोगी टुकड़ा है. पूरी कविता में वक्ता विभिन्न यूनानी देवताओं और उनके मानवीकरण की ओर
अपने शब्द केंद्रित करता है। He begins by telling Melancholy to leave him alone and go. Both are the Cimmerian people who dwell in unending darkness. After all, spring is a time to banish darkness. He then calls on Euphrosyne, a goddess of joy. The speaker asks her to bring him happiness and all it entails, such as smiles and nods. The day breaks bright and cheerful around him. The sun rises and people start their day. पूरी कविता में वक्ता विभिन्न यूनानी देवताओं और उनके मानवीकरण की ओर अपने शब्द केंद्रित करता है। वह मेलनक्वाली से कहता है कि वह उसे अकेला छोड़ दें और सिमरियन लोगों को परेशान करें जो अंतहीन अंधकार में रहते हैं। आखिरकार बसंत अंधकार को भगाने का समय है। इसके बाद वह आनंद की देवी यूफ्रोसिनी का आवाहन करता है। वक्ता उससे कहता है कि वह उसे खुशी दे और उससे जुड़ी सभी चीज़ें जैसे मुस्कुराहट और सिर हिलाना। दिन उज्जवल और खुशनुमा हो जाता है, सूरज उगता है और लोग अपना दिन शुरू करते हैं। सेकंड, पेंसिरोसो is a reflective ode centering on melancholy as a stimulus for sober contemplation and inspired writing. The title is an Italian word meaning the pensive man. The Man was published in London in 1645 as part of a collection, the poem of John Milton, both English and Latin. It is a companion piece to El Allegro, a lyrical poem that quotes joy rather than melancholy. Milton begins the poem by rejecting deluding joy. He hails melancholy as a goddess and then, in succeeding lines, invites her to become part of his life and asks her to bring with her calm, peace and quiet. सेकंड, पेंसिरोसो एक चिंतनशील कविता है जो गंभीर चिंतन और प्रेरित लेखन के लिए प्रेरणा के रूप में उदासी पर केंद्रित है। यह शीर्षक एक इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है चिंतनशील व्यक्ति। यह कविता 1645 में लंदन में एक संग्रह द पोएम ऑफ जॉन मिल्टन अंग्रेजी और लैटिन दोनों के भाग के रूप में प्रकाशित हुई थी। मिल्टन ने कविता की शुरुआत भ्रामक आनंद को अस्वीकार करते हुए की थी। वह मेलनक्वाली को की देवी के रूप में प्रस्तुत करता है और फिर आगे की पंक्तियों में उसे अपने जीवन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता है और उसे अपने साथ शांति स्थिरता लाने के लिए कहता। कॉमस, ए मास्क प्रेजेंटेड एट Ludlow Castle 1634 is a mask in honor of chastity. Castle 1634 महल 1634 शुद्धता के सम्मान में एक मुखौटा है। It was first presented on Michaelmas 1634 before John Egerton, first Earl of Bridgewater, at Ludlow Castle in celebration of the Earl's new post as Lord President of Wales. इसे पहली बार माइकल मास 1634 को ब्रिजवाटर के प्रथम अर्ल जॉन एगर्टन के समक्ष लुडलो कैसल में वेल्स के लॉर्ड प्रेसिडेंट के रूप में अर्ल के नए पदभार ग्रहण के उपलक्ष्य में प्रस्तुत किया गया था।
known colloquially as Comus. The masque actual full title is A Masque presented at Ludlow Castle 1634 on Michaelmas night before the Right Honourable Ahon, Earl of Bridgewater, Viscount Brackley, Lord President of Wales, and one of His Majesty's most honourable Privy Council। बोलचाल की भाषा में कॉमस के नाम से प्रसिद्ध इस मुखौटे का वास्तविक पूर्ण शीर्षक है 1634 में लुडलो कैसल में प्रस्तुत किया गया एक मुखौटा मिशेल मास की रात को ब्रिजवाटर के माननीय लोहन आर्ल विस्काउट ब्रैकली बेल्स के लॉर्ड प्रेसिडेंट और उनकी सबसे सम्माननीय प्रिवी काउंसिल के समक्ष। कॉमस वाज प्रिंटेड anonymously in 1637 in a quarto issued by bookseller Humphrey Robinson. Milton included the work in his poems of 1645 and 1673. कॉमस को 1637 में गुमनाम के रूप से पुस्तक विक्रेता हम्फ्री रॉबिन्सन द्वारा जारी क्वार्टो में मुद्रित किया गया था। मिल्टन ने 1645 और 1673 की अपनी कविताओं में इस रचना को शामिल किया। द प्लॉट कंसर्न टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर सिंपली कॉल्ड द लेडी लॉस्ट इन ए जर्नी थ्रू द वुड्स। कथानक दो भाइयों और उनकी बहन, जिसे केवल महिला कहा जाता है, के बारे में है जो जंगल की यात्रा में खो जाते हैं। The lady becomes fatigued and the brothers wander off in search of sustenance. महिला थक गई और भाई भोजन की तलाश में चले गए। While alone she encounters the debauched Comus, a character inspired by the god of revelry, ancient Greek, who is disguised as a villager and claims he will lead her to her brothers. अकेले में उनकी मुलाकात एक भ्रष्ट कॉमस से होती है, जो मौज मस्ती के देवता प्राचीन यूनानी से प्रेरित एक पात्र हैं, जो एक ग्रामीण के रूप में प्रच्छन्न है और दावा करता है कि वह भाइयों का नेतृत्व करेगा। Deceived by his amiable countenance, the lady follows him, only to be captured, brought to his pleasure palace, and victimized by his necromancy. उसके मिलनसार चेहरे से धोखा खाकर महिला उसका पीछा करती है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है, उसके आनंद महल में ले जाया जाता है और उसकी भूत विद्या का शिकार बना दिया जाता है। नेक्स्ट है लाइसीदास 1637 इज ए पेस्टोरल एलेजी। लाइसीदास 1637 एक देहाती पादरी है। दिस monody is dedicated to the memory of Edward King, a friend of Milton's at Cambridge, who drowned when his ship sank in his Irish Sea off the coast of Wales in August 1637. The final lines of the poems are: यह मोनोडी कैम्ब्रिज में मिल्टन के मित्र एडवर्ड किंग्स की स्मृति को समर्पित है, जिनकी अगस्त 1637 में वेल्स के तट के पास आयरिश सागर में जहाज डूबने से मृत्यु हो गई थी। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं:
And now the sun had stretched out all the hills and now was dropped into the western bay. At last he rose and twisted his mantle blue to morrow to fresh boots on pastures new. और अब सूरज ने सारी पहाड़ियों को फैला दिया था और पश्चिमी खाड़ी में उतर आया था। आखिरकार वह उठा और अपनी चादर फड़फड़ाते हुए बोला, कल ताज़े जंगलों और नए चरागाहों की ओर। डिफेंसन स्कुंडा was a 1654 political tract and a sequel to his Defensio pro Populo Anglicano. डिफेंस सेकुंडा 1654 का एक राजनीतिक ट्रैक्ट था और उनके डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो की अगली कड़ी थी। इट इज ए डिफेंस ऑफ हिज पार्लियामेंट्री regime by then controlled by Oliver Cromwell and also defense of his own reputation against a royalist tract published under the name Salmasius in 1652 and others criticism lodged against him. यह संसदीय शासन का बचाव है जो उस समय ओलिवर क्रोमवेल के नियंत्रण में था तथा 1652 में साल्मासियस नाम से प्रकाशित राजभक्ति ग्रंथ के विरुद्ध उनकी अपनी प्रतिष्ठा का बचाव भी है तथा अन्य लोगों द्वारा उनके विरुद्ध की गई आलोचना का भी है। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स। पैराडाइज लॉस्ट रिक्त पद में एक महाकाव्य कविता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स एंड इज नोटेबल फॉर हिज इज ए ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज। यह 12 पुस्तकों में विभाजित है और आत्मकथात्मक अंशों के लिए उल्लेखनीय है। इट वाज स्टार्टेड इन 1658, completed in 1665 and published in 1667. इसका कार्य 1658 में शुरू हुआ, 1665 में पूरा हुआ तथा 1667 में प्रकाशित हुआ। It was written in the last phase of Milton's life. यह मिल्टन के जीवन में अंतिम चरण में लिखा गया था। It consisted of 10 books with over 10,000 line of verse. इसमें 10,000 से अधिक पद पंक्तियाँ थीं। A second edition followed in 1674, arranged into 12 books by dividing book 7th and book 10th. 1674 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसे 7वीं और 10वीं पुस्तक को विभाजित करके 12 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया। सैटन इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट। शैतान पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट का नायक है। दिस बुक हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स ग्रांड स्टाइल बाय अर्नोल्ड। इस पुस्तक में भव्य शैली के लिए अर्नोल्ड ने प्रशंसा की है। द पोएम कंसर्न द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन, द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन एंजल सैटन एंड देयर एक्सपल्सन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। यह कविता मनुष्य के पतन की बाइबल की कहानी से संबंधित है। पतित देवदूत शैतान द्वारा आदम और हब्बा का प्रलोभन और ईडन गार्डन का से उनका निष्कासन। मिल्टन्स पर्पस स्टेटेड इन बुक फर्स्ट इज टू जस्टिफाई द बेस ऑफ गॉड टू मैन। मिल्टन का उद्देश्य
पुस्तक फर्स्ट में कहा गया है, मनुष्यों के लिए ईश्वर के तरीकों को उचित ठहराना है। द पोएम फॉलोज द एपिक ट्रेडिशन ऑफ स्टार्टिंग इन मीडियास रेस लैटेंट फॉर इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स, द बैकग्राउंड स्टोरी बीइंग रिकाउंटेड लेटर। कविता महाकाव्य परंपरा का अनुसरण करती है जिसमें मीडियास रेस लैटिन में, जिसका अर्थ है चीज़ों के बीच में, से शुरुआत होती है तथा पृष्ठभूमि की कहानी बाद में सुनाई जाती है। नोट्स: किड्स फेल्ट दैट पैराडाइज लॉस्ट वाज ए ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी but his own unfinished attempt at epic poetry, Hyperion, was unsatisfactory to the author because, among other things, it had too many Miltonic inversions. कीट्स का मानना था कि पैराडाइज लॉस्ट एक सुंदर और भव्य जिज्ञासा थी, लेकिन काव्य पर उनका अपना अधूरा प्रयास हाइपीरियन लेखन के लिए असंतोषजनक था, क्योंकि अन्य बातों के अलावा इसमें बहुत अधिक मिल्टोनिक उलटफेर थे। When Milton Black remarked that in writing Paradise Lost, Milton was of the devil's party without knowing it. विलियम ब्लैक ने टिप्पणी की कि पैराडाइज लॉस्ट लिखते समय मिल्टन अनजाने में शैतान की पार्टी में शामिल हो गए थे। अब नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से बनाऊंगा पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट समरी। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड इंक्रीज व्यूज। थैंक यू।